हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में और इन्वेस्टर अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के बारे में क्या कुछ गाइडेंस दिया, क्या आउटलुक बताया, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप दीपक नाइट्राइट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। तो देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में 1991 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में 1722 करोड़ की रेवेन्यू थी, तो उससे तो ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट 174 करोड़ का था वो बढ़कर के 209 करोड़ का हो गया। लेकिन लास्ट ईयर ये प्रॉफिट 242 करोड़ रुपए का था, लेकिन उससे तो काफ़ी नीचे ही है। रीज़न है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में 20% का हुआ करता था, वो करंट टाइम में 16% है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। सिर्फ 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और करंट टाइम में 16% का, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुई है, बट हमें लगता है कि अभी और ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कुछ कमेंट्री किया। तो यहाँ पे मैं एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, गूगल का जैमबोर्ड, और ये काफ़ी अच्छा है किसी भी नोट्स बनाने के लिए। तो अब होपफुली ये इसी के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 20 पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ा सा स्टोरी भी हम रिलेट करेंगे ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहला नोट्स हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि क्वार्टर 4 शुरू हो गया है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म तो है बिजनेस में, लेकिन बहुत जल्दी होगी कि अभी ये क्वार्टर हमारा जो है थोड़ा अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी 14% डिप हो गया था, थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है, बट अभी इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि वो 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। मतलब बिजनेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे नोट्स में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंपैक्ट हुआ है क्योंकि हायर कास्ट बहुत ज़्यादा थी, और हम कास्ट को इम्प्रूव, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लैग है और इसमें धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब ये है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं रॉ मटेरियल के, तो प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़ा रही है, बट कंपनी को प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल स्टेपली अपना प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा पाती। इस वजह से थोड़ा सा कंपनी को 1-2 क्वार्टर, जब भी फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंपनी को 1-2 क्वार्टर हिट लेना पड़ेगा अपने पीएनएल पे। वैसे देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट के केस में ये थोड़ा सा कमी है, इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आई थिंक चेंज करना चाहिए, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। फिलहाल देखिए, मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, तो इनको जो प्राइस फिक्स हो जाता है उसी प्राइसेस पे उन्हें अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता है। फिर एक जब पीरियड एंड हो जाता है फिर से प्राइस रिवाइज होता है, और इस प्राइस रिविजन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक से इनका 79% रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट से 21% रेवेन्यू आ रहा है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि हम जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोक्योर करते हैं, फिर उससे एडवांस इंटरमीडिएट बनाते हैं, फिर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस बिज़नेस को हम डी रिस्क करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बीच में जो भी हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं दूसरे सप्लायर से, हम खुद अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन बनाएं, ताकि हम सिर्फ पेट्रोकेमिकल लें और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। बीच की जो सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, हम जो आउटसाइड सप्लायर पर डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, इसलिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। तो लास्ट ईयर इन्होंने 1500 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, और वो कह रहे हैं कि हर क्वार्टर कुछ ना कुछ नए कैपेक्स जो है अनाउंस होगा, ताकि जो है जो भी ओवरऑल बिजनेस है 100% डी रिस्क हो जाए, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाए। तो ओवरऑल फ्यूचर में ये बिजनेस और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जैक्ट प्रोडक्ट है उसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो फोकस है ताकि फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाए। और ये बता रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से इनके इबिट्टा में 2% का चेंज आएगा, यानी 2% इबिट्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका खुद का रॉ मटेरियल खुद से प्रोक्योर करेंगे और किसी दूसरे सप्लाई पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन ये है कि जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2% का इबिट्टा मार्जिन तो इंप्रूव होगा, लेकिन एक्चुअल में आरओई कितना जनरेट करना कितना होगा, खैर ये तो ओवरऑल एक्सपेंशन आने के बाद ही जो है, सारे प्लांट कमीशन होने के बाद ही पता लगेगा। दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि ये ओमान में जो है सोडियम नाइट्रेट का प्लांट लगा रहे हैं, और ये फेज़ 1 का एक्सपेंशन प्लांट शुरू हो गया है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट का जो ओमान में प्लांट है वो काफ़ी बड़ा होगा। अभी हम सिर्फ फेज़ 1 पे अभी छोटे स्केल पे अभी काम शुरू कर रहे हैं, और जब ये और ज़्यादा विजिबिलिटी होगी तो 2 साल के अंदर और भी बड़ा कैपेक्स यहाँ पे कर सकती है। तो यहाँ पे चूंकि ओमान जैसे कंट्री में रॉ मटेरियल जो भी पेट्रोकेमिकल है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, और इनका एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है, सोच रहे हैं कि ओमान से ही जो है ये मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है ओमान से फुलफिल करें। तो ये है कंपनी की इसके पीछे की स्ट्रैटेजी।
इसके अलावा मैनेजमेंट ने कहा कि कॉम्प्लेक्स फ्लोरिनेशन और फोटो क्लोरिनेशन के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूसरे मटेरियल बनाने में यूज़ होते हैं, इसका भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन, और फ्यूचर में ये भी एज ए रॉ मटेरियल काम करेगा, जो कि कंपनी को दूसरे सप्लाई पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम होगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि हमारे जो 80% एसीटोन है वो खुद ही हम कंज्यूम कर लेंगे। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट ने जो दीपक फिनोलिक्स के थ्रू जो अपनी सब्सिडरी है उसमें फिनॉल और एसीटोन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि फिनॉल को हम जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ एसीटोन एक बाई प्रोडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनॉल ही बनेगा, उस प्रोसेस में फिनॉल और एसीटोन साथ साथ बनते हैं। तो ये एसीटोन को मार्केट में बेचने के बजाय अगर एसीटोन से कुछ और प्रोडक्ट बनाए तो उसकी ज़्यादा प्राइसेस मिलेगा। तो कंपनी ने जैसे कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना शुरू किया, अभी करंट टाइम में MIBK और MIBC बनाना शुरू कर रहे हैं, और फ्यूचर में पॉलीकार्बोनेट पे भी जाने वाले हैं। तो कंपनी ने कहा कि 80% जो एसीटोन है हम कोशिश करेंगे सारा हम ही खुद ही कंज्यूम कर लें। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। कंपनी ने कहा कि हमने इस साल जो है इसके अलावा बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंस किया है। इस कैपेक्स में मेजर जो पैसा जाएगा पॉलीकार्बोनेट के कंपाउंडिंग फैसिलिटी पे जाएगा। तो ये एक्चुअली है का, थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। तो कंपनी ने कहा कि ये जो कंपाउंडिंग फैसिलिटी होगी ये अलग अलग बैच में, छोटे बैच में, बड़े बैच में कंपाउंडिंग जो होगी पॉलीकार्बोनेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पॉलीकार्बोनेट के कंपाउंड बनाएंगे। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये कह रहे हैं कि पॉलीकार्बोनेट को हम पहले इंपोर्ट करेंगे, जो कि पहले जब अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी तो ये बता रहे थे कि ये पॉलीकार्बोनेट का पूरा जो इनका एसीटोन है इससे ये पॉलीकार्बोनेट बनाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी ने कहा कि हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हमारी ये होगी कि हम पहले अपना पॉलीकार्बोनेट खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके फिर जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और फ्यूचर में जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसकी जब मार्केट में हमें पता लग जाएगा क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, फिर उसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके पॉलीकार्बोनेट बनाना चाहेंगे जो कि एसीटोन से बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली ये एसीटोन से अपना पॉलीकार्बोनेट बनाना चाहते हैं जिसमें इनको 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का कैपेक्स चाहिए, वो थोड़ा बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर ये पता कर लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहले फुलफिल करते हैं, फिर बाद में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इनको पास ऑलरेडी कस्टमर भी बन जाएगा। हो सकता है टेम्परेरी ये जो बिजनेस लगा रहे हो पॉलीकार्बोनेट को अभी करंट टाइम में इंपोर्ट कर रहे हो, इससे इनको फ़ायदा ना हो, बट इनकी एक्चुअली मार्केट में इनकी थोड़ा सा पकड़ हो जाएगी, क्या मार्केट में चलने वाला है वो पता लग जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि करंट टाइम में ये एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, जैसे जो है मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, और ये पॉलीकार्बोनेट रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, ना कि खुद बनाएंगे, और फ्यूचर में इसी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में पॉलीकार्बोनेट की बहुत बड़ी मार्केट है। तकरीबन बता रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपए का पॉलीकार्बोनेट इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो ये जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इनसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतर लगी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो भी ये प्लांट डालें काफ़ी फंजिबल होगा, काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। तो मतलब फ्यूचर में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट तो एक ही पॉलीमर है, बट उसमें कुछ लो डेंसिटी होते हैं, कुछ हाई डेंसिटी होते हैं, कुछ जो है टेम्परेचर को बियर करने वाले होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर को बियर करने वाले हैं, और पॉलीकार्बोनेट का यूज़ ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हो रहा है। इसके अलावा बता रहे हैं कि पॉलीकार्बोनेट जो है इंडिया में तकरीबन जो है 2.5 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी करंट टाइम में जो फेज़ 1 का फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंडिंग फैसिलिटी, इसमें 35,000 टन से शुरुआत करेंगे, और फ्यूचर में जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इसको और बढ़ाएंगे, और यही इनकी स्ट्रैटेजी होने वाली है। और ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिमांड है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अभी तक 1 किलोग्राम भी जो है इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जो है पॉलीकार्बोनेट इंडिया में इंपोर्ट के थ्रू आ रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया 5000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जो दीपक नाइट्राइट को मुझे लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी मार्केट है, अभी कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है 7800 करोड़ का है, और पॉलीकार्बोनेट में ये एंटर करते हैं, जो कि अगेन 5000 करोड़ तो करंट टाइम में रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट जीडीपी के हिसाब से 8 से 10% की ग्रोथ हर साल होगी इस इंडस्ट्री में। तो अभी तो हम पहले तो हम फुलफिल करेंगे, यानी हम एक्सपोर्ट को जो है रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो रिक्वायरमेंट ग्रोथ हो रही है वो तो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो कंपनी जब तक कि पूरी एक्सपोर्ट को जो है यहाँ पे मोनोपोली जैसी सिचुएशन भी बन सकती है कंपनी की, तो पहले तो ये इंडिया को सेल्फ डिपेंड बनाएगी, फिर उसके बाद ये जो है वहाँ से भी काफ़ी ग्रोथ आएगी, फिर ओवरऑल इंडस्ट्री भी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये रहा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में।
पर्सनली एज अ डिस्क्लेमर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और अगेन पॉलीकार्बोनेट का जो है इस चीज़ पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता रहता हूँ और भी थोड़े से जो मैं भी स्टडी करता रहता हूँ वो भी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ और इसके लिए जो है आप इस नंबर पर मुझे जो है व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।